डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक एरेनफेस्ट प्रमेय तथा पूरकता, एरेनफेस्ट थ्योरम एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरेनफेस्ट प्रमेय की। तो एरेनफेस्ट प्रमेय एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरणों में यदि चिरसम्मत चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग किया जाए तो वे समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती हैं। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मान निम्न समीकरणों का पालन करता है। तो हमने कहा एरेनफेस्ट प्रमेय के बारे में कि एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरण, इन चिरसम्मत समीकरणों में यदि चिरसम्मित चरों के स्थान पर हम उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग करें तो वे समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। तो ये हमने यहाँ दिखाया है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि संवेग p = mv होता है, ठीक है। और यदि p = हम इसको लिख सकते हैं m dx/dt। ये हमने बात की px के लिए, px = m dx/dt। यदि हम dx/dt की बात करें तो dx/dt इक्वल्स टू हो गया dx/dt इक्वल्स टू हो गया 1/m px। तो हमने कहा ये जो थी ये इक्वेशन हमारी चिरसम्मत यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। तो हमने कहा यहाँ गतिक चर हमारे पास t है और साथ में हमारे पास px है। तो यदि इन गतिक चरों के स्थान पर हम इनके प्रत्याशा मान का मिले तो इक्वेशन जो आएगी वो जो हमने समीकरण नंबर 1 दिखाई है, देखिए यहाँ पर हम एक बार फिर लिख लेते हैं इसको। इक्वेशन हो गई dx/dt इक्वल्स टू 1/m px। तो गतिक चर ये हो गया, गतिक चर ये px हो गया। तो हमने इस गतिक चर x के स्थान पर इसका प्रत्याशा मान काम में लिया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू काम में ली है। और यहाँ जो है यहाँ पर px के स्थान पर हमने इसका प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये px काम में लिया। तो ये जो समीकरण है ये चिरसम्मत यांत्रिकी में कण की गति की व्याख्या करती है, उसका वर्णन करती है। इसी प्रकार ये जो समीकरण 1a है यह है चिरसम्मत यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। अब हम दूसरी बात हम करते हैं। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है px, हम सिर्फ एक वन डायमेंशन की बात करें, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। और साथ में हम जानते हैं कि आरोपित बल जो है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। तो ये हो गया du, कैपिटल U ले लेते हैं। तो हमने कहा कि द्वितीय नियम से dpx/dt इक्वल्स टू fx, ठीक है। और यहाँ हमने लिया कि fx जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस du/dx के बराबर, ठीक है। तो हमने कहा संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल के और माइनस dv/dx। तो हमने कहा गतिक चर हमारे पास ये हो गया, यहाँ गतिक चर ये होगा, यहाँ गतिक चर हमने ये लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू काम में ले ली, यहाँ इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू काम में ले ली, और यहाँ पर हमने ये जो du/dx है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ काम में ली, ठीक है। तो हमने कहा एक समीकरण ये आ गई, दूसरी समीकरण ये आ गई। समीकरण 1a और 1b ये एक वन डायमेंशन 1b में गति की के लिए हमने लिखी है। समीकरण 2a और 2b की यदि हम बात करें, ये हमने 3 डायमेंशन, यदि कण 3b में गति कर रहा है तो उस कंडीशन में समीकरण हमने लिखी है 2a और 2b। तो एरेनफेस्ट प्रमेय जो प्रमेय का कथन है वो बड़ा आसान। हमने कहा एक कण की गति को वर्णित करने वाले चिरसम्मत समीकरणों में यदि चिरसम्मत चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मान का उपयोग किया जाए तो वे ही समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती हैं। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मान निम्न समीकरणों का पालन करते हैं। तो ये जो हमारे पास समीकरणें आ गई,
ये समीकरण और ये समीकरण, ये और ये, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एरनफेस्ट प्रमेय की कथन है, उनकी समीकरण है। तो हमने कहा उपरोक्त समीकरणें एरनफेस्ट प्रमेय कहलाती है। इनके अनुसार एक कण के संगत तरंग पैकेट की औसत गति चिरसम्मत कण की संगत गति के साथ सहमति प्रकट करती है। तो हमने पीछे बात की थी कि प्रत्याशा मान जो होता है वो क्या करता है, वो एवरेज को डिनोट करता है, उसकी औसत को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके अनुसार एक कण के संगत तरंग पैकेट की औसत गति चिरसम्मत कण की संगत गति के साथ सहमति प्रकट करती है। ये जो वर्ड हमने यहाँ काम में लिया है तरंग पैकेट, इसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमने एरनफेस्ट प्रमेय दी है, इनका हमको चाहिए प्रूफ और डेरिवेशन। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण नंबर 1A जो हमने लिखी थी, d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, ये हम प्रूव करेंगे। तो इसका हम डेरिवेशन देते हैं। हमने कहा प्रत्याशा मान की परिभाषा से, तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने ले लिया है यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो हमने d/dt और ये जो टर्म लिखी, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख ली हमने x की। कब, जब फलन जो है साई xt प्रसामान्यीकृत है। यदि ये प्रसामान्यीकृत नहीं होता तो क्या था, इसके भाग में आता हमारे पास साई स्टार, साई डी-टो और समाकलन, ठीक है। परंतु हम यहाँ क्या ले रहे हैं कि हमारा तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, और ये जो समाकलन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का प्रत्याशा मान को डिनोट कर रहा है। तो हमने कहा समीकरण 3 में यहाँ d2 आयतन अल्पांश है, xt साई xt प्रसामान्यीकृत है, क्योंकि x एवं t दो स्वतंत्र चर हैं, x t पर निर्भर नहीं कर रहा। तो हमने इस x को t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट मानते हुए, या x t से स्वतंत्र मानते हुए, हमने इसका क्या किया, अवकलन कर लिया। तो हमने कहा सबसे पहले ये दोनों टर्म हमने कांस्टेंट रखी, इसका अवकलन कर लिया। फिर ये x और साई स्टार t कांस्टेंट रखा और हमने साई का कर लिया, ठीक है। साई एक्स टी को अब साई से डिनोट करें, साई स्टार एक्स टी को हम साई स्टार से डिनोट करें। तो ये टर्म आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 4, समाकलन डेल साई स्टार अपॉन डेल टी एक्स साई डेल टो प्लस समाकलन साई स्टार एक्स डेल साई अपॉन डेल टी डेल टो। अब हमारे पास दो टर्म आई, एक तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी और दूसरा आया डेल साई अपॉन डेल टी। तो हमने कहा डेल साई अपॉन डेल टी तथा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी के मान श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जो श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण है, ये हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। एक बार हम इसे याद रख लेते हैं कि श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण है कि आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m पी स्क्वायर साई प्लस पी साई। देखिए ये समीकरण याद रखना बहुत आसान है। याद रखना आसान कैसे है, हमने कहा हम बात करते हैं ई साई, ई क्या है, एनर्जी। हम बात करते हैं एनर्जी की, ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, इतना एक बार हम लिख लें। तो हमने लिखा ई इक्वल्स टू के प्लस वी, के काइनेटिक एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। हमने कहा ई की यदि मैं बात करूं तो ई के लिए संकारक मेरे पास आता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ई के स्थान पर अब हमने एक बार इसको छोड़ो, तो हमने कहा इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, ये वाली टर्म हमने साई यहाँ लगा दिया, तो साई यहाँ भी लग जाएगा और साई यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा ई की यदि बात करें तो ई इक्वल्स टू है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ये हमने यहाँ रख लिया इस ई के स्थान पर। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं यदि राइट हैंड साइड की बात करूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे पास था पी स्क्वायर अपॉन 2m, वी के स्थान पर वी है। पी स्क्वायर 2m की यदि मैं बात करूँ तो पी जो होता है वो पी किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस
डेल, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया माइनस आयोटा आयोटा का माइनस, तो माइनस माइनस करके ये क्या हो जाएगा, तो पहले तो ये प्लस होगा, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और फिर आयोटा स्क्वायर से फिर माइनस आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया माइनस आयोटा तो हट गया, एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के स्थान पर देखो ये टर्म हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण क्या हो गई, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन 2m प्लस वी साई। इस आयोटा एच क्रॉस को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये भाग में आएगा, भाग में आया तो ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये हो गया माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई प्लस वी आयोटा एच क्रॉस। ठीक है, समीकरण 5 हमने ले ली। अब हमने कहा समीकरण 5 का सम्मिश्र संयुग्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर तो जहाँ जहाँ आयोटा है उस आयोटा को हम माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लेंगे और फलन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तो देखिए आयोटा यहाँ था, ये टर्म नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गई, तो हमारे पास समीकरण आ गई 6। अब हमने कहा समीकरण 5 व 6 का उपयोग, कौन सी, ये समीकरण 5 और 6 का उपयोग समीकरण 4 में करने पर, तो 4 कहाँ है, ये समीकरण 4 है। ठीक है, तो समीकरण 6 से डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू रख दी और समीकरण 5 से डेल साई अपॉन डेल टी की हम वैल्यू रखकर और इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करने पर हमें समीकरण मिलती है 7 नंबर, डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा समाकलन डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी टू। ठीक है, अब इस समीकरण 7 को हमको याद रखना है, याद रखना मतलब अब ये आगे काम आएगी, ये वाली इक्वेशन जो है इसका उपयोग हम आगे करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ है डेल स्क्वायर साई स्टार और डेल स्क्वायर साई, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसे हल करने के लिए हम सर्वप्रथम निम्न संबंध में कि ये जो ये वाली टर्म है इसका आयतन समाकलन बराबर होगा किसके, साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स आई डी टू के। ठीक है, ये जो पहला टर्म है ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये इसके बराबर आनी चाहिए। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने कहा हम एक सर्वसम्मिका पर विचार करते हैं, डेल डॉट ए सॉरी फाई ए इक्वल्स टू डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए। देखिए इसके अंदर फाई जो है ये अदिश फलन है और ए जो है ये कोई सदिश फलन है। ठीक है, फाई के ऊपर एरो नहीं है, ये अदिश फलन है और ए जो है ये हमारा सदिश फलन है। तो हमने कहा यहाँ पर हमने मान लिया फाई जो है वो एक्स साई के बराबर है, कोई अदिश फलन है, ए जो है वो डेल साई स्टार के बराबर है, डेल लगते ही ये जो टर्म है ये हमारी सदिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए हो गया डेल साई स्टार के बराबर और फाई जो हो गया वो हो गया एक्स साई के बराबर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख ली, फाई की जगह रख लिया एक्स आई और ए की जगह रख लिया डेल साई स्टार, यहाँ भी फाई की जगह एक्स आई और ए की जगह डेल साई स्टार, तो डेल ऑपरेट हुआ तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई स्टार। इस समीकरण का जो ये हमारी समीकरण थी, इस समीकरण का हमने आयतन समाकलन किया, तो आयतन समाकलन डेल डॉट एक्स आई डेल साई स्टार डी टू इक्वल्स टू, और ये समाकलन लगा दिया और डी टू ये समाकलन लगाए डी टू। तो ये हमने इसका क्या ले लिया, इस समीकरण में ऊपर वाली जो समीकरण थी इस समीकरण का आयतन समाकलन लेकर हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब हमने कहा पक्षांतरण कर लेते हैं, पक्षांतरण क्यों, क्योंकि हमें चाहिए डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई डी टू, ये हमारे पास देखिए यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये। ठीक है, तो इसको उठाकर हम इस तरफ ले गए तो ये नेगेटिव में आ गया। हमने कहा गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है कि किसी, ठीक है, किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये हमारी गाउस की क्या है, डाइवर्जेंस प्रमेय। किसी सदिश के
डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के, सदिश ये ब्रैकेट में है, ये है, उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग करते हैं हम किसी आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने लिखा क्योंकि संपूर्ण आकाश के आयतन समाकलन के बाएं पद से प्राप्त पृष्ठ समाकलन, ये तो था आयतन समाकलन, ये हो गया पृष्ठ समाकलन। पृष्ठ समाकलन में पृष्ठ अनंत पर लेते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे आयतन अल्पांश की कल्पना कर रहे हैं जिसके अंदर संपूर्ण आकाश हो। संपूर्ण आकाश है तो इस आयतन को परिबद्ध करने वाले जो पृष्ठ हैं वो कहाँ होंगे, वो अनंत पर होंगे। ठीक है, तो यदि पृष्ठ अनंत पर हैं तो उन पृष्ठों पर हमारे पास साई का मान जो है, तरंग फलन का मान जो है वो कितना होता है, 0 होता है। इस कारण ये जो यहाँ हमने लिखा है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर इक्वेशन जो थी इसमें हमने इसको 0 कर दिया, तो ये टर्म किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी माइनस के साथ, ये हमने नीचे लिखा है। जैसे इसको 0 करते हैं तो हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई का आयतन समाकलन बराबर हो गया डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई के आयतन समाकलन के बराबर हो गया। अब इसको हमने समीकरण नंबर 9 दे दिया। इसी प्रकार अब हमने कहा वापस वही सर्वसमीका ऊपर वाली, कौन सी ऊपर वाली, देखिए ये वाली है, ये जो सर्वसमीका है, वापस इसका उपयोग करते हैं। तो फाई अदिश फलन ए सदिश फलन, तो यहाँ हम बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए लेंगे। कहाँ गया, ये देखिए यहाँ आ गया। तो हमने कहा डेल डॉट साई स्टार फाई हो गया, डेल एक्स साई ए के बराबर हो गया, और उसी का उपयोग करते हुए ये इक्वेशन हमने यहाँ लिखी। ठीक है, तो ये हो गया डेल डॉट साई स्टार डेल एक्स साई का आयतन समाकलन बराबर हो गया साई स्टार, और साथ में उस आयतन समाकलन भी ले लिया, साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई का आयतन समाकलन डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई डी टू। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से, फिर गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय, अब हमारे पास यहाँ है सदिश का डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन, ये है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए साई स्टार डेल एक्स आई, साई स्टार डेल एक्स आई डॉट डी एस। फिर वही बात करेंगे कि यदि संपूर्ण आकाश के लिए आयतन समाकलन है तो पृष्ठ अनंत पर होंगे, पृष्ठ अनंत पर होंगे तो तरंग फलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पृष्ठ समाकलन भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 0 कर दिया, 0 करके हमने वैल्यू निकाल ली इसकी वैल्यू निकाली, तो ये हो गया साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स आई डी टू इक्वल्स टू माइनस डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स आई का आयतन समाकलन। तो समीकरण 9 और 10 हम देखते हैं। देखिए ये समीकरण 9 हो गई, समीकरण 9 का बायां पद हमने देख लिया, दायां पद, समीकरण 9 का दायां पद हमने देख लिया, और फिर हमने समीकरण 10 का दायां पद देख लिया। समीकरण 9 और 10 की दायां पद इक्वल है, जब दायां पद इक्वल है तो बायां पद भी इक्वल होगा, तो हमने 9 व 10 से इनके बाएं पद भी बराबर ले लिया। तो बराबर लिया तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई का आयतन समाकलन बराबर होना चाहिए साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स आई के आयतन समाकलन के। इसको हमने समीकरण नंबर 11 दे दिया। अब हमने कहा समीकरण 11 का उपयोग समीकरण 7 में करने पर। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं ऊपर, कहाँ, समीकरण 7 पर, ये समीकरण 7 आ गया। ठीक है, तो इस टर्म की जगह हम प्रूव कर दिया है हमने कि ये टर्म इस टर्म के बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस टर्म के स्थान पर हम अब ये वाले टर्म का मिलेंगे, ये यहाँ रख देंगे समीकरण 7 में। तो जब हम समीकरण 7 में रखते हैं, ये रख दिया हमने, देखिए यहाँ पर, तो डेल अपॉन डेल टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा समाकलन, इसकी जगह डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई की जगह हमने लग दिया साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स आई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, साई स्टार इसमें भी साई स्टार इसमें भी, ये हमने कॉमन ले लिया। ये हुआ डेल स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो ये हमने अलग से हल कर लिया, ये देखिए यहाँ पर,
तो डेल स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई, तो इसको हमने अलग से रख के रखा और इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको हल किया तो इसको डेल स्क्वायर को हमने लिख लिया डेल डॉट डेल एक्स साई, डेल ऑपरेट कराया तो डेल पहले एक्स पे होगा फिर डेल साई पे होगा, तो हमने लिख दिया डेल डॉट ब्रैकेट डेल एक्स साई प्लस एक्स डेल साई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई, फिर हमने लिखा बराबर, अब इसको भी ऑपरेट कराया, इसको ऑपरेट कराया तो पहले इस पर फिर अगले पे ले जाएंगे तो फिर इस पर और फिर इस पर, तो ये हो गया डेल स्क्वायर एक्स साई, इसका 2 बार होगा प्लस डेल एक्स प्लस डॉट डेल साई, फिर इसका करें तो डेल डॉट एक्स डेल साई और फिर एक्स डेल स्क्वायर साई, एक्स डेल स्क्वायर साई, तो ये टर्म कैंसिल। ठीक है, ये जो टर्म है ये जीरो के बराबर हो जाएगी। जीरो के बराबर कैसे हुई, हमने कहा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने इसका अवकलन किया तो ये हो गया डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ डेल स्क्वायर एक्स है, ये यहाँ पर डेल स्क्वायर एक्स है इक्वल्स टू 1 का करे एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये टर्म हमारी जीरो हो गई, तो ये भी हट गई, ये दोनों हट गई, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है तो इसको इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, ये आ गया देखिए। ठीक है, टू डेल एक्स डॉट डेल साई, अब डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स होगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये हमने यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू ये आई और ये हमने कहाँ रख दी, ये यहाँ रख दी, यहाँ रखी तो हमने लिखा एक्सपेक्टेशन डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स डी टू, ये 2 से ये 2 हमने कैंसिल कर लिया, 1 अपॉन m को छोड़कर आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा एच क्रॉस हम अंदर ले गए और ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, ये संकारक है किसका, पी एक्स का, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, समाकलन, देखिए ये जो टर्म है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई पी एक्स की। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, यह है एरन फेस्ट परमे का समीकरण। अब हम दूसरा प्रूव करेंगे, दूसरा समीकरण जो है डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो फिर वही बात हमने कही, हमने क्या कहा, प्रत्याशा मान की परिभाषा से, तो पी एक्स का प्रत्याशा मान लिखना कब, जब तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड है, प्रसामान्यीकृत है, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स साई डी टू। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस आयोटा एच क्रॉस जो है समाकलन से बाहर ले लिया, समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन किया तो ये हो गया डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स डी टू। अब इसका हमें क्या करना है, इसका समय के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो पहले इसका कर लिया, ये टर्म आ गई, फिर अगले का कर लिया, अगले से ये टर्म आ गई। हमने कहा कालाश्रित श्रोडिंजर समीकरण 5 व 6 का उपयोग, जो ऊपर हमने लिखी थी 5 व 6, उनका उपयोग हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ डेल साई अपॉन डेल टी की जगह और यहाँ हम कर लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, इक्वेशन आ गई इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m आयतन समाकलन डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई और साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साई टी टू। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने कहा चूंकि डेल स्क्वायर जो है ये हर्मिटी संकारक है, तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा से डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी डी टू इक्वल्स टू साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल टी डी टी। ठीक है, तो ये जो है ये वाली टर्म ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर करते ही ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी।
इसका इसकी वैल्यू लिख के लाए ना, हाँ, तो ये डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर आएगा हमारे पास, अच्छा टी, ये एक और डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है, डेल साई अपॉन डेल टी, यहाँ टी आएगा और यहाँ भी टी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई। तो ये दोनों टर्म इक्वल हो गई, इक्वल हुई, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर लिया, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल टी डेल स्क्वायर साई। तो जब ये इक्वल है तो माइनस है, तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगी, ये माइनस है, तो हमने कहा देखिए माइनस साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साई डी टू, ये किसकी परिभाषा हो गई, ये हो गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमने यहाँ रख लिया। और हम जानते हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता जो है, ऋणात्मक प्रवणता, वो किसके बराबर होती है, वो बल के बराबर होती है। तो ये इससे हमने इसको इसके बराबर लिख लिया, तो ये आ गया डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये क्या हो गई, यह है एरनफेस्ट प्रमेय का समीकरण हो गई। अब हम बात करते हैं पूरकता की। तो पूरकता के लिए हमने कहा एरनफेस्ट प्रमेय यह सिद्ध करती है कि कण के गतिक चरों के लिए में जो संबंध होता है, वही संबंध कण के सहचरी द्रव्य तरंगों का उपयोग कर गतिक चरों के प्रत्याशा मान ज्ञात करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम पीछे जो दे ब्रोगली रिलेशन पढ़ के आए थे, तो जहाँ हमने कहा था कि प्रत्येक कण के सहचरी क्या होती है, एक तरंग एसोसिएट होती है, सहचरी होती है। तो हमने कहा कण के लिए गतिक चरों में जो संबंध होता है, वही संबंध कण के सहचरी द्रव्य तरंग का उपयोग कर गतिक चरों के प्रत्याशा मानों को ज्ञात करने पर प्राप्त होता है। तो हमने कहा यदि किसी प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक सत्ता का कण स्वरूप ही परीक्षित होता है, भौतिक सत्ता का जो फिजिकल एंटिटी है, यदि इसका केवल पार्टिकल स्वरूप ही प्रेक्षित होता है, तो इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था में हमें तरंग स्वरूप प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था से कण का तरंग स्वरूप प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक सत्ता का तरंग स्वरूप प्रेक्षित होता हो, तो उसी प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक कण सत्ता का कण स्वरूप प्रेक्षित नहीं किया जा सकता है। तो अर्थात एक ही भौतिक सत्ता का कण स्वरूप तथा तरंग स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं, और किसी भी भौतिक प्रयोग में दोनों को एक साथ प्रेक्षित नहीं किया जा सकता है। यह बोर का पूरकता सिद्धांत कहलाता है।